हेलो, ये शेयर 100 रुपए के भी नीचे आ गया है। क्या लगता है आपको, इन्वेस्ट करें या वेट करें? तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम इस कंपनी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। एक ऐसी कंपनी जिसका ग्रोथ रिकॉर्ड शानदार रहा है, उसका स्टॉक अचानक इतना नीचे क्यों आ गया? एक तरफ मन कहता है कि अरे ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डर भी लगता है कि कहीं ये गिरावट और ना बढ़ जाए और पैसे फंस ना जाए। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्टॉक में तेजी लाने वाले यानी जो बुल्स हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। फिर हम उन कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से स्टॉक में मंदी है, यानी बेयर केस। उसके बाद हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर एक गहरी नजर डालेंगे और आखिर में इन सब बातों को मिलाकर हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सभी पॉजिटिव चीजों से जिनके दम पर यह कंपनी सालों से मार्केट की आंखों का तारा बनी हुई है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस गिरावट को एक मौके की तरह देख रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात इस कंपनी की ग्रोथ। और ये कोई 1-2 क्वार्टर की कहानी नहीं है। ये सालों से चली आ रही एक ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जो सबको हैरान कर देती है। इसको आप एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन समझ सकते हैं जो हर स्टेशन पर रुकती नहीं, बल्कि अपनी स्पीड बढ़ाती चली जाती है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, नंबर्स इसके सबसे बड़े गवाह हैं। जरा इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर डालिए। AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 24% बढ़ा है। आसान शब्दों में कंपनी अब पहले से 24% ज्यादा पैसा मैनेज कर रही है। PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधा 23% बढ़ा है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस एक क्वार्टर में कंपनी ने 41 लाख से ज्यादा नए कस्टमर्स जोड़े हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी का ग्रोथ इंजन फुल स्पीड में दौड़ रहा है। अब किसी भी लोन देने वाली कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी एसेट क्वालिटी। इसको नापने का पैमाना होता है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका सीधा सा मतलब है वो लोन जिसकी EMI आनी बंद हो गई है। मतलब एक बुरा लोन जो कंपनी के लिए एक बोझ, एक टेंशन बन जाता है। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोच लीजिए कि कंपनी के दिए गए सारे लोन्स एक फलों की टोकरी हैं, तो NPAs उस टोकरी में पड़े हुए सड़े हुए फल हैं। अब आप ही बताइए, जितने ज्यादा सड़े फल उतनी ही खराब टोकरी, आखिर उसे कौन खरीदेगा? और ये कंपनी इस मामले में एक चैंपियन है। इनकी फलों की टोकरी बाजार में सबसे ताजी, सबसे फ्रेश मानी जाती है। और ये देखिए इसका सबूत, इसका नेट NPA सिर्फ 0.60% है। ये इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक है। इसका साफ मतलब यह है कि कंपनी जिन लोगों को लोन दे रही है वो बहुत ही जिम्मेदार हैं और समय पर अपनी EMI चुका रहे हैं। ये चीज कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट टीम की काबिलियत को दिखाती है। अच्छा, अब आते हैं सुरक्षा कवच पर। देखिए, बिजनेस है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कभी इकोनॉमी स्लो हो गई, कभी कोई और मुसीबत आ गई। ऐसे में कंपनी के पास खुद को बचाने के लिए एक फाइनेंशियल हेलमेट और नी पैड्स होने जरूरी हैं। बैंकिंग की भाषा में इसी सुरक्षा कवच को कहते हैं कैपिटल बफर्स। और इस कंपनी का हेलमेट काफी मजबूत है। इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 21.23% है, जबकि RBI का नियम इससे काफी कम की जरूरत बताता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास किसी भी बड़े फाइनेंशियल झटके को झेलने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा पूंजी है। ये इन्वेस्टर्स को एक सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। अब एक और खास बात, ये स्लाइड दिखाती है कि कंपनी ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे हैं। उनका बिजनेस अलग अलग सेगमेंट्स में खूब फैला हुआ है। शहरी इलाकों से 31%, होम लोन्स यानी मॉर्गेजेस से 31%, छोटे बिजनेसेस मतलब MSME से 15%, कमर्शियल लेंडिंग से 13% और ग्रामीण इलाकों से भी 10%। ये डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस को एक जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है। अगर कल को एक सेगमेंट थोड़ा धीमा भी पड़ जाए तो दूसरे सेगमेंट्स उसकी कमी पूरी कर देते हैं। और ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ बिजनेस मॉडल में ही नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी में भी है। जरा इस नक्शे पे नजर डालिए। देश के कोने कोने में 4000 से भी ज्यादा लोकेशंस पर इनकी मौजूदगी है। बड़े बड़े मेट्रो शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक ये हर जगह हैं। ये इनकी जबरदस्त पहुंच और मार्केट पर इनकी पकड़ को दिखाता है। तो ये थी तेजी की कहानी, जिसे सुनकर लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ग्रोथ शानदार है, लेकिन फिर सवाल वही का वही है कि आखिर स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उन चिंताओं को समझते हैं जो मार्केट को परेशान कर रही हैं। स्टॉक गिरने का सबसे बड़ा और इमीडिएट कारण है एक टेक्निकल फैक्टर, जिसे कहते हैं सप्लाई ओवरहैंग। घबराइए मत, इस टेक्निकल शब्द को आसान बनाते हैं। सप्लाई ओवरहैंग का मतलब है आने वाले समय में मार्केट में किसी स्टॉक की सप्लाई यानी बिकने के लिए अवेलेबल शेयर्स की संख्या अचानक से बढ़ जाने का डर। और बेसिक इकोनॉमिक्स है, जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत पर दबाव बनता ही बनता है।
तो यहाँ ये सप्लाई बढ़ने का डर क्यों है? क्योंकि इस कंपनी की एक सब्सिडियरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब आरबीआई के नए नियमों के अनुसार उसे एनबीएफसी अपर लेयर का दर्जा मिल गया है। इस नियम के तहत उसे सितंबर 2025 से पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना यानी आईपीओ लाना जरूरी है। जब ये आईपीओ आएगा तो पेरेंट कंपनी यानी जिसका स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी कुछ हिस्सेदारी इस आईपीओ में बेचेगी। मार्केट को यह बात पता है कि फ्यूचर में इतने सारे शेयर्स बिकने के लिए आने वाले हैं, इसलिए अभी से ही स्टॉक पर बेचने का प्रेशर बन गया है। चलिए इसको एक और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप आम के एक बड़े व्यापारी हैं और आपको खबर मिलती है कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा किसान मार्केट में 10 लाख एक्स्ट्रा आम लाने वाला है। आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि अगले हफ्ते तो दाम गिर जाएंगे, तो आप आज से ही अपने पास रखे आम थोड़े सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर देंगे ताकि अगले हफ्ते सप्लाई आने से पहले आपका स्टॉक निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज इस स्टॉक के साथ हो रही है। दूसरी बड़ी चिंता है इसकी वैल्यूएशन। देखिए, जब कोई कंपनी इतना शानदार परफॉर्म करती है तो उसका स्टॉक प्राइस भी आसमान छूने लगता है। इसकी कीमत इसकी असली बुक वैल्यू से कई गुना ज्यादा हो जाती है। ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। अच्छी बात यह है कि यह कंपनी की क्वालिटी को दिखाता है, लेकिन इसका कैच यह है कि जब वैल्यूएशन इतनी ज्यादा होना तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जरा सी भी ग्रोथ में कमी या कोई हल्की सी भी बुरी खबर आने पर स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। तीसरा रिस्क जिसे कंपनी खुद भी मान रही है वो है बढ़ता हुआ कंपटीशन। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोड देखिए, ये कंपनी की ही रिपोर्ट से लिया गया है। वो कहते हैं कि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के बावजूद क्वार्टर अच्छा रहा। हाइटेंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का साफ मतलब है कि इस सेक्टर में अब नए नए प्लेयर्स आ गए हैं। बैंक्स और दूसरी एनबीएफसीज भी इस स्पेस में एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। इससे आगे चलकर कंपनी के मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है। तो हमने बुल केस और बेयर केस यानी तेजी और मंदी दोनों के पहलुओं को अच्छे से समझ लिया। अब सवाल यह उठता है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए और फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कंपनी की आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, उनका अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। कंपनी का जवाब है एक शब्द में, फिनाई। ये उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी का दिल है, उसके सेंटर में है। मैनेजमेंट का साफ कहना है कि उनका लक्ष्य इसके जरिए एक फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल सर्विसेज लीडर बनना है। असल में फिनाई उनका एक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जिसका मकसद कंपनी के हर प्रोसेस को बेहतर, तेज और सस्ता बनाना है। ये उनका फ्यूचर के लिए ब्रह्मास्त्र है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये जमीन पर उतर भी चुका है। जरा कुछ एग्जांपल्स देखिए। 442 एआई वॉइस बॉट्स ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के पर्सनल लोन्स बांट दिए। 42% B2B लोन्स का क्वालिटी चेक अब इंसान नहीं एआई कर रहा है। 100% मार्केटिंग वीडियोस एआई बना रहा है, जिससे उनकी मार्केटिंग कॉस्ट और टाइम दोनों बच रहे हैं। इतना ही नहीं, 300 ब्रांचेस में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। ये सब इस बात का सबूत है कि कंपनी टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमने तेजी के कारण देखे, मंदी की वजह समझी और कंपनी के फ्यूचर प्लान पर भी नजर डाली। अब वक्त आ गया है इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का। तो आखिर एक निवेशक को अब करना क्या चाहिए? चलिए फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये टेबल पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है बुल केस के 3 मजबूत स्तंभ, धमाकेदार और लगातार ग्रोथ, बेहतरीन एसेट क्वालिटी यानी बहुत कम एनपीएस और एक मजबूत डाइवर्सिफाइड बिजनेस। वहीं दूसरी तरफ बेयर केस के 3 जोखिम हैं, सब्सिडियरी के आईपीओ का रेगुलेटरी सप्लाई ओवरहैंग, पहले से ज्यादा वैल्यूएशन का रिस्क और मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन। फैसला इन्हीं 6 बिंदुओं के बीच तुलना करके लेना होगा कि किसका पलड़ा भारी है। फाइनल निष्कर्ष पर जाने से पहले एक जरूरी सूचना। मार्केट में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। ऐसे में तेज अपडेट्स के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स के साथ जरूर जुड़ें। वहां हम जानकारी आप तक और भी ज्यादा तेजी से पहुंचा सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण आपके सामने है। कंपनी के फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ टेक्निकल और मार्केट रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। अब फैसला आपको लेना है। हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे विश्लेषण के बाद आप क्या सोच रहे हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही जीतेंगे और ये एक खरीदारी का मौका है तो कमेंट करें #InvestNow। और अगर आपको लगता है कि पहले आईपीओ और सप्लाई ओवरहैंग की स्थिति साफ हो जाने का इंतजार करना बेहतर है तो कमेंट करें #WaitAndWatch। आप तक ऐसे इन्फॉर्मेशन डेंस विश्लेषण लाने के लिए हमारी टीम को बहुत रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। हर एक डेटा पॉइंट को वेरीफाई किया जाता है ताकि आप तक सही और साफ जानकारी पहुंचे। अगर हमारे इस प्रयास से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो जाते जाते द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते।